उत्तराखंड और उद्योग। अब मैं 4 सम्मानित जनों को इस मंच पर बुलाने वाला हूं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं आलोक सिंघल जी आपसे। आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आईजीएल के, कृपया मंच पर आइए। एस मंजुनाथ राय जी, आप साइट हेड हैं क्लोरियन सी के, आप भी मंच पर आइए। वरुण चंदोला साहब, चार्टेड अकाउंटेंट, आप प्लीज मंच पर आइए। अशोक बंसल साहब हमारे साथ हैं, आप अध्यक्ष हैं केजीसीसीआई के। और इस सेशन में हम बात करेंगे उत्तराखंड में चल रहे उद्योग गतिविधि को लेकर, किस प्रकार से कुमाऊं में उद्योग अग्रसर हो रहे हैं। और इस वक्त चर्चा का मुख्य केंद्र केवल और केवल उद्योग जगत रहेगा। उद्योग जगत की क्या कुछ चुनौतियां हैं, इसको भी अब हम समझने का प्रयास करेंगे। और मेरे साथ मेरी सहयोगी कांची बंसल भी मौजूद रहेंगी इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए। सबसे पहले तो सर आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगा एक बार तालियों के साथ आप इस कार्यक्रम की शुरुआत करने के लिए हमें अग्रेषित कीजिए। मेरी चर्चा की शुरुआत होगी आलोक जी आपसे, और केवल बात उद्योग की, जैसा कि मैंने पहले ही कहा, उद्योग भूमि के तौर पर इस देवभूमि को कितना ज़्यादा आप अट्रैक्टिव मानते हैं, और एज अ पैरेलल मतलब हमारी सांस्कृतिक विरासत जो वर्षों से अनवरत चली आ रही है और उसे उद्योग के तौर पर डेवलप करना, ये दोनों चीज़ें किस तरह से देखते हैं आप? धन्यवाद। पहले तो मैं इस चैनल के माध्यम से इंडिया चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस पृष्ठभूमि पर इस कार्यक्रम को आयोजित किया। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर यहाँ से शुरू करता हूँ। उत्तराखंड एक देवभूमि है, उसको उद्योग भूमि में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम उसमें क्या अपेक्षाएं देखते हैं, कौन से उद्योग जो यहाँ पर कारगर हो सकते हैं या हुए आज तक। तो मैं आपको अगर आज से 30-35 साल पहले ले जाऊं, जब उत्तराखंड यूपी का ही पार्ट होता था, और उस समय के जो हमारे पुराने लीडर्स थे, उन्होंने स्पेशली काशीपुर को एक उद्योग नगरी के रूप में डेवलप किया था। और आप लोगों को, कुछ लोगों को पता होगा, आज भी वो इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे रन कर रही हैं जो 80s में इस्टेब्लिश हुई, मतलब जिनकी आधारशिला या शिलान्यास 80s में हुआ, और 84, 85, 89, मैं भी जिस कंपनी को बिलोंग करता हूँ, इंडिया ग्लाइकोल्स को, दैट वाज आल्सो बिल्ड इन 86 to 88, एंड उसके बाद वो प्लांट 89 में कमीशन हुआ। आज भी वो प्लांट रन कर रहा है जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो उद्योग नगरी के रूप में आप पूरे उत्तराखंड को देख सकते हैं, लेकिन उसमें कुछ लिमिटेड स्कोप्स हैं। क्योंकि अगर आप पूरे उत्तराखंड को देखें या केवल कुमाऊं को देखें या गढ़वाल को देखें, उत्तराखंड 1999 में बना था उत्तराखंड, उससे पहले यूपी का ही पार्ट था। बट पूरे उत्तराखंड में आज भी मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरी जनरल नॉलेज है, 10 to 20% जो लैंड मास होगा वो केवल प्लेन है, जिसमें आपका रुद्रपुर, बाजपुर, काशीपुर, खटीमा, सितारगंज, हरिद्वार, रुड़की, ये थोड़ा एरिया आता है जहाँ पे इंडस्ट्रीज आज भी फ्लरिश हो रही हैं, बट दैट्स अ वेरी लिमिटेड स्कोप। 80% एरिया जो है वो आज भी पहाड़ पर सीमित है, 90% भी हो सकता है, जहाँ पर आपको इस तरह की इंडस्ट्रीज़ जो हैवी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ होती हैं या पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, लाइक आपका अशोक लेलैंड है, महिंद्रा है, या इंडिया ग्लाइकोल्स है, लाइक हमारा इट्स अ 250 एकड़ बिग लैंड मास विच इज़ हैंडलिंग हजार्डस केमिकल्स, या BHEL हरिद्वार है, या सेंचुरी पेपर लाल कुआं है। ये कुछ बड़े बड़े नाम हैं जो 2-4 हज़ार 5,000 करोड़ के हैं। बट अगर आप उत्तराखंड के उद्योग में देखें तो जो मैं सोचता हूँ, इसमें कुछ इंडस्ट्रीज़ या कुछ सेगमेंट ऐसे हैं जो फ्लरिश कर सकते हैं। बेसिकली टूरिज़्म, एक टूरिज़्म जो है आज भी हम देखते हैं, 2-3 दिन से न्यूज़ में पढ़ लें कि शिमला में 1.5 लाख गाड़ियाँ पहुँच गई, नैनीताल में 1 लाख गाड़ियाँ पहुँच गई। बट अभी भी बहुत सारे अनटच्ड एरिया हैं। आपके कापकोट में कौन जाता है, पंगोट में कौन जाता है, आपके चंपावत में कौन जाता है, मुनस्यारी में कौन जाता है। तो एक टूरिज़्म में हमको इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कुछ डेवलप कर सकते हैं, और उसके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उत्तराखंड के पहाड़ थोड़े कच्चे हैं, अनलाइक हिमाचल। वहाँ पे हिमाचल में आपको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना थोड़ा आसान होता है, वहाँ के पहाड़ अलग तरीके के हैं।
कुमाऊं के पहाड़ और गढ़वाल के पहाड़ थोड़े कच्चे हैं, तो एक टूरिज़्म डेवलप करने के लिए आपको रोपवेज आप लोग यूरोप में देखते होंगे कितने रोपवेज चलते हैं। हमारे रोपवेज के नाम पे कुछ भी नहीं है। एक नैनीताल में रोपवे है, एक मनसा देवी में रोपवे राज्य। तो रोपवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके आप बहुत कुछ कर सकते हैं। और तीसरा जो मैं एवेन्यू देखता हूँ वो देखता हूँ सोलर एनर्जी का। उत्तराखंड ऑलरेडी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में काफ़ी आगे है। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज सारी नदियाँ उत्तराखंड से निकलती हैं, काफ़ी सारे हाइड्रो पावर प्लांट हैं, टिहरी में है, यहाँ पे वहाँ पे। बट सोलर एनर्जी में बिकॉज सनशाइन जो है पूरे उत्तराखंड में बारिंग नवंबर दिसंबर या थोड़े बहुत स्नोफॉल के टाइम में कम से कम 10 महीने हमको पूरी सोलर एनर्जी पूरा सनशाइन मिलता है। और हमको आराम से लैंडमास हमको टेपर करके आप सोलर पैनल्स लगा सकते हैं और उसको आप ग्रिड पे सप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल तो सही कहा तीन चार एवेन्यूज़ हैं जहाँ पे मैं देखता हूँ कि उद्योग जगत, और आजकल अभी जो इन्वेस्टर समिट हुआ देहरादून में, और स्पेशली एक इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज, आपको ध्यान होगा भीमताल में एक इलेक्ट्रॉनिक हब बना था। आई टेक 1 more minute। भीमताल में एक इलेक्ट्रॉनिक हब बना था आज से 30-35 साल पहले। उसके बाद वो पता नहीं कहाँ गया। अब सारी इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज बैंगलोर या पुणे में क्यों लगी? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बेटर था, क्योंकि वो दे आर एट अबाउट 800 मीन सी लेवल से ऊपर है। वहाँ पे टेम्परेचर हमेशा 25-30 डिग्री रहता है। तो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज़ का भी काफ़ी स्कोप है। जैसे सेमीकंडक्टर्स आजकल बहुत मुश्किल हो रहा है, हिंदुस्तान मतलब विदेशों से आयात करने में मुश्किल हो रहा है। तो उस तरह की जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ हैं लाइक MSME इंडस्ट्रीज वी कैन बिल्ड इन उत्तराखंड स्टेट्स। दैट्स इज माय अबाउट। बिल्कुल, ये बहुत ही सटीक बात आपने कही है क्योंकि इस पर काम होना चाहिए। अब मैं मंजुनाथ साहब आपका रुख करना चाहूँगा। जैसा कि अभी सिंघल साहब बता रहे थे कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं और उन्होंने नेचर का भी बहुत अच्छे से उदाहरण दिया है। आप क्या मानते हैं, अगर हम देवभूमि को एक उद्योग भूमि के तौर पर देखें तो कौन से ऐसे उद्योग हैं जो यहाँ पर इस्टेब्लिश्ड हो जाएं या अभी चल भी रहे हैं तो उनकी तादाद बढ़ जाए तो वो भारत के तमाम राज्यों के लिए एक नज़ीर साबित होंगे? जी थैंक यू। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू इंडिया न्यूज़ फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए ब्यूटीफुल कुमाऊं अधिवेशन। या शुक्रिया और सारा स्पॉन्सर इंक्लूडिंग इंडिया ग्लाइकॉल्स इंक्लूडिंग क्लैरियंट IGL स्पेशलिटी। So we are all here that conducting this program and giving some boost into the thought that what we can do for the Uttarakhand. So quick narrow short journey as a company, parent company India Glycols Limited आज 35 years यहाँ पे काम कर रहे हैं उत्तराखंड में। और ये जो उत्तराखंड का स्ट्रेंथ है, ये जो कंपनी है, इट इज़ अ वर्ल्ड का एकलौता कंपनी है जो ग्रीन केमिस्ट्री में काम करता है। सो उत्तराखंड वाई इट इज़ बिकॉज योर शुगर केन का जो मोलासिस से हम लोग इथेनॉल बना के इथिलीन बना के सारा डाउनस्ट्रीम केमिस्ट्री जो चला रहा है, ये सबसे पहला दुनिया का कंपनी है, वर्ल्ड का सबसे पहला कंपनी है ग्रीन केमिस्ट्री जो हम कहते हैं इसको। यही चलते चलते 2021 में ये जो क्लैरियंट जो है ग्लोबल यूरोपियन कंपनी है, जर्मन कंपनी है, जो इंडिया ग्लाइकॉल्स के साथ हाथ लगाने का और इसके साथ एक जॉइंट वेंचर किया, इसको एक्सप्लोर किया। ये ग्रीन केमिस्ट्री का वजह से एक्सप्लोर किया। सो अगर आप उत्तराखंड में बोलते हो तो जो शुगर रिलेटेड जो शुगर बेल्ट का जो स्ट्रेंथ को लेके हमको आगे काम कर सकते हैं, नॉट ऑल द केमिकल्स। सो ये जो नेचुरल सोर्स है, इससे नंबर ऑफ केमिकल्स जो इथेनॉल से चालू होता है, ये एक ग्रीन रूट है। अदर रूट दुनिया में या इंडिया में जो भी कर रहे हैं लाइक रिलायंस लाइक इंडस्ट्री बिग इंडस्ट्रीज पेट्रोल रूट से करते हैं, जो नैफ्था क्रैकिंग से पेट्रोल रूट से इथिलीन बनाते हैं। ये हम लोग यहाँ पे जो बना रहे हैं इथेनॉल को मोलेसिस को इथेनॉल में कन्वर्ट करके इथिलीन बना रहे हैं। ये केमिस्ट्री जो है सबसे पहले इंडिया ग्लाइकॉल 1989 में इसका जो फाउंडर जो लेट ML भारतीय जी जो उनका एक विजन था उनका ये। तो अगर उत्तराखंड को देखते हैं तो हमको यहाँ का जो नेचुरल रिसोर्सेस का जो स्ट्रेंथ को लेके ही काम करना पड़ेगा। वी कैन नॉट कॉम्पीट विद द वेस्टर्न बेल्ट, वी कैन नॉट कॉम्पीट विद द ईस्टर्न बेल्ट बिकॉज आपको मतलब रीच नहीं कर सकते क्योंकि इंफ्रा एंड द अवेलेबिलिटी कनेक्टिविटी इनटू द एंटायर, अगर डोमेस्टिक बोलते हुए या एक्सपोर्ट्स बोलते ग्लोबल कंट्रीज़ को। सो हमारा जो है ये है, अब इवन हम लोग ग्रो कर रहे हैं, इंडिया ग्लाइकॉल्स फर्दर ग्रो कर रहे हैं। ऑलरेडी वी आर वेंचर्ड विद क्लैरियंट, तो हाथ बढ़ा रहे हैं। जो नेचुरल सोर्स का जो रॉ मटेरियल्स यहाँ पे अवेलेबल है इसका ऊपर काम करके बढ़ा सकते हैं।
और दूसरा एक रिमोट लोकेशन है, जो ये जो जियोलॉजिकली जो लोकेट हुआ है, कि इसको कनेक्टिविटी अच्छा होना चाहिए। अगर आप बोलते हो तो नेशनल लेवल पे जो हाईवेज एंड ट्रांसपोर्ट आर द बेस्ट, फ्रॉम नेशनल से लेके जो स्टेट लेवल में आप कनेक्ट करते हो, इवन इन फ्रॉम द मॉर्निंग सेशन अगर आप रिजॉर्ट्स बोलते हो, यहाँ पे टूरिज्म है, यहाँ पे नेचर का रिलेटेड बहुत कुछ इसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट है कि ट्रांसपोर्टेशन एंड सपोर्ट टू द ट्रांसपोर्ट एंड इंफ्रा ऑफ स्टेट हाईवेज एंड स्टेट रोड्स विल हेल्प आउट टू ग्रो उत्तराखंड, और इंडस्ट्री को अगर आना है तो वो भी मदद मिलेगा। तो ये हमारा थॉट है। या थैंक यू। ये आपने बिल्कुल सही बात कही। कांची, आप अपना सवाल जी, पूछिए। मैं अशोक बंसल जी से पूछना चाहूंगी। अशोक जी, धामी सरकार की ओर से एक नई पहल शुरू की गई है, इन्वेस्टर समिट, जहां पर उद्योगपतियों से मुलाकात करते नजर आए। देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी उन्होंने दौरे किए। तो क्या लगता है उत्तराखंड को किस तरह से इसका फायदा मिलेगा? धामी जी ने लोगों में जागरूकता पैदा की है कि वो लोग उत्तराखंड में आएँ। यहाँ का जो इन्वायरमेंट है बहुत ही पीसफुल है, लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है बहुत ही शानदार है, उसके कारण वो लोग यहाँ पर निवेश करें। यहाँ का जो कामगार है, जो मैन पावर यहाँ की जो अवेलेबल है वो भी बहुत सहयोगी है, इसलिए वो यहाँ पर आके इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ की जो ऑफिसर्स लॉबी है वो भी, क्योंकि हम यहाँ पर 40 साल से उद्योग चला रहे हैं, इस नाते मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर कभी भी कार्य करने में, अधिकारी वर्ग से काम लेने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है। वो हमारी ज़रूरतों को समझता है और समझ के उनका समाधान देने के लिए प्रयास करता है। यहाँ धामी जी के आने के बाद जैसे इन्होंने पावर सेक्टर में बहुत शानदार काम किया है। पहले बिजली की उपलब्धता यहाँ पर काफ़ी कम रहती थी, अब इस समय अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई मिल रही है, जो कि उद्योग की बैकबोन है। अगर बिजली नहीं है तो उद्योग क्या, आम जनजीवन भी के लिए भी मुश्किल हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर उद्योग लगाना के लिए यहाँ पर बहुत ही एक माहौल बड़ा शांत प्रिय और अनुकूल माहौल है। लोगों को आना चाहिए और यहाँ उद्योग लगाने चाहिए। और जैसा कि उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी जो भ्रमण किया, वहाँ से लोगों का काफ़ी एक सकारात्मक रुख देखने को मिला। 3.5 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट के प्रपोजल यहाँ पर आए हैं। ये कोई छोटी सी बात नहीं है। ये जो हमारा स्टेट है, अगर आप इसको देखेंगे तो उद्योग धंधे मात्र 3 जिलों में ही लग सकते हैं। उन 3 जिलों में जो धंधे लग सकते हैं, क्योंकि लोगों का अनुभव रहा है कि जो पुराने उद्यम यहाँ पर लगे हुए हैं, उन उद्यमियों से मिलकर उन लोगों को ये पता चला कि वो कितने खुश हैं और यहाँ पर किसी प्रकार का भी कोई राजनीतिक दबाव यहाँ पर उद्योग लगाने में या चलाने में नहीं रहता है। और कामगार का, जैसे मैंने आपको बताया, कामगार का सहयोग हमेशा यहाँ पर रहा है, क्योंकि वो भी एक काम की तलाश में और अपने मेहनत से उद्योग को आगे बढ़ाने में रुचि रखता है। ये यहाँ का एक शानदार इस क्षेत्र की उपलब्धि है। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने कही सर। वरुण जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि देवभूमि युवा उद्यमियों के लिए, यंगस्टर्स के लिए, जो यंगस्टर्स एज ए एंटरप्रेन्योर अपने आप को प्रस्तुत करना चाहते हैं, उनके लिए ये ज़मीन कितनी सही है, कितनी मुफीद है? जी धन्यवाद। पहले तो बहुत बहुत ये मौका आप लोगों ने दिया और बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा अभी यहाँ पर कि उत्तराखंड के युवाओं के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो जैसे कि उत्तराखंड एक बहुत बड़ा डाइवर्स स्टेट है, इसमें प्लेन का एरिया भी है, जैसे अभी सर कह रहे थे कि 3 जिलों में उद्यम आराम से हो सकता है, जो उधम सिंह नगर, हरिद्वार या देहरादून और नैनीताल का थोड़ा सा जो रीज़न है, वहाँ पर प्लेन लैंड है, तो मैन्युफैक्चरिंग के बड़े यूनिट्स सब लगाए जा सकते हैं। वैसे ही जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो ना केवल टूरिस्टिक बेनिफिट के लिए हैं, वहाँ पे आप माइक्रो लेवल के बहुत सारे जो है यूनिट्स आप लगा सकते हैं। जैसे आज की डेट में अगर आप देखें, इको टूरिज़म है, फ़िशिंग है, यहाँ पे बहुत छोटे छोटे चीज़ें हैं। इसके अलावा जो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है कि स्टार्टअप्स के लिए, तो गवर्नमेंट ने अपना एक स्टार्टअप का पूरा एक विंग बना रखा है और यहाँ पर काफ़ी स्टार्टअप्स, उसमें से शॉर्टलिस्टिंग हो रही है, उनको मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही है, उन्हें फंडिंग भी प्रोवाइड की जा रही है। तो कोई अगर अच्छा आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया है अगर स्टेट में किसी यूथ का, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से गवर्नमेंट नर्चर कर रही है। उसके अलावा अगर मैं पूरे प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में आपको बोलूँ
तो जैसे आज ये उद्योग का अभी हमारा जो टॉपिक है, तो उद्योग जो होता है उसमें बहुत सारे विंग्स होते हैं। मैन्युफैक्चरिंग इज़ वन ऑफ देम। तो हर एक बड़े ग्रुप का एक अपना R&D का भी एक विंग होता है। तो ये मेरा हमेशा से एक विचार है कि हर एक कंपनी चाहती है कि R&D करने के लिए उसे एक बहुत अच्छा एनवायरनमेंट मिले। तो हमारे जो पहाड़ी इलाकों पर जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो सकती, वहाँ पे हम R&D एस्टेट ला सकते हैं जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट का पूरा काम किया जा सके कंपनियों द्वारा। उसके अलावा कंपनियों के और भी उद्योगों से जुड़े हुए जो उनके विंग्स होते हैं, चाहे उनके फाइनेंस के ऑफिस हों या और उनके अपने सेल्स ऑफिसेज हों, तो वो हम उत्तराखंड में इस्टेब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत काबिल रिसोर्स है जो बेंगलोर में काम कर रहा है, तो वो यहाँ पे भी आके बहुत अच्छे से काम करेगा। नहीं, अगर जैसे हम बात करें बीते 5 सालों की, तो क्या ऐसे उद्योग स्थापित हुए जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई हो, या युवाओं ने उत्सुकता जताई हो कि नहीं साहब मुझे तो देवभूमि में ही काम करना है? सर जैसे मैं अगर आपको उसका उदाहरण पेश करूं, तो मैं युवा भी हूं और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं, तो मैं उद्यमियों से मिलता रहता हूं। इन 5 सालों में जो देहरादून में हयात का प्रोजेक्ट लगा है उसे हमने लगवाया, तो हमारे अंदर भी उत्सुकता थी। और हमारे काफ़ी यहाँ पे देख जो लोग जो 5 स्टार होटल्स में बाहर नौकरी कर रहे थे, उन्हें उत्तराखंड में अगर ये चीज़ें मिल रही हैं तो दे आर कमिंग बैक। उसके अलावा अभी एक फ्रेंच MNC है इमरीस, वो माइनिंग जाइंट है, तो उसको हम लोगों ने यहाँ पे अभी इस्टेब्लिश करवाया है। तो उससे जो पहाड़ों में जो माइनिंग होती है जो अनऑर्गेनाइज तरीके से हो रही है, तो हमारा ये है कि पहाड़ों में एक उद्योग का जो बहुत बड़ा केंद्र है माइनिंग, वो स्ट्रक्चर्ड वे में हो पाएगी थोड़ी। तो स्ट्रक्चर्ड माइनिंग के टुवर्ड्स भी यूथ पार्टिसिपेट कर रहा है। और अगर आज आप कोई भी यहाँ पे उद्यम लगाते हैं, बहुत आराम से आपको मैन पावर मिल रही है, बहुत काबिल रिसोर्स मिल रहा है। उत्तराखंड का आदमी जैसे कहते हैं छल कपट कम है, तो whom so ever you are अपॉइंटिंग, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। चलिए, ये बड़ी अच्छी बात आपने कही। और आलोक जी, क्या आप इत्तेफाक रखते हैं इस बात से कि हमें मशीनरी के बाद जो सबसे मेन चीज़ है मास, हम काम किससे करवाएंगे, वो रिसोर्सेज हमें देवभूमि में उपलब्ध हैं पूरी तरह से? आप मैन पावर की बात कर रहे हैं? यस, मैन पावर की बात। देखिए, जैसा वरुण जी ने कहा, अगर आप फिर उत्तराखंड की पृष्ठभूमि देखें तो यहाँ पर पहाड़ का जो युवा वर्ग है या कोई भी वर्ग है, वो कहाँ जाता है मोस्टली? आज से 20 साल पहले, 30 साल पहले और इवन 10 साल पहले भी वो कहाँ जाता था? फौज में जाता था। कुमाऊँ रेजिमेंट, गढ़वाल रेजिमेंट, या मतलब आपको शायद हर घर में कोई ना कोई बंदा मिल जाएगा जो कि किसी ना किसी फौज में या आर्मी में, नेवी में या उसमें जा रहा हो। बट अभी जो एवेन्यूज शुरू हुए हैं मिलने, जैसे वरुण जी ने कहा टूरिज़्म में है या इंफ्रास्ट्रक्चर में है, या आपके जो स्टार्टअप्स हैं, जो स्टार्टअप आजकल इतना इंटरनेट और कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है कि आप कोई भी स्टार्टअप कहीं भी बैठ के कर सकते हैं। आप फ्लिपकार्ट का उदाहरण ले लीजिए। बंसल जी ने एक छोटा सा फ्लिपकार्ट शुरू किया था कहीं एक रिमोट सी लोकेशन पर छोटे से कमरे में बैठ के। सो नाउ डिस्टेंस इज़ नॉट लिमिटिंग एनी मोर। तो आप युवा वर्ग के लिए बहुत सारे एवेन्यूज़ हैं। और जैसा कि धामी जी ने या श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने, इस समय स्टार्टअप्स के लिए इतने सिंगल विंडो क्लियरेंसेज अवेलेबल हैं। आप घर बैठ के, आपके पास आउट ऑफ बॉक्स आइडिया होना चाहिए, एंड दैट्स इट, यू कैन स्टार्ट विद एनीथिंग। वैसे मन तो नहीं कर रहा है इस चर्चा को रोकने का, लेकिन समय की अपनी सीमा होती है। इस सेशन को अभी हम यहाँ पर रोकेंगे और आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करेंगे। आप यहाँ आए और इसी